Hello everyone, welcome to our YouTube channel GS Prep, your one-stop solution for GS for all the UPPSC related examinations। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रमुख परीक्षा है यूपीपीसीएस उसके बारे में। सो द टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें यूपीपीसीएस की, सो नोटिफिकेशन में जाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखिए, यूपीपीसीएस मुख्यतः दो स्टेजेस, इसका मेनली तो तीन स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, तो सबसे पहले हम अगर प्रीलिम्स इसके पे जाएं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करें। सी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स। पेपर वन इज ऑफ जनरल स्टडीज, ठीक है, पेपर वन इज ऑफ जनरल स्टडीज, पेपर वन इज ऑफ जनरल स्टडीज। और पेपर वन में 150 क्वेश्चंस, देयर आर 150 क्वेश्चंस इन पेपर वन विच इज ऑफ जनरल स्टडीज। ये जनरल स्टडीज का पेपर है और इसके 150 क्वेश्चंस में जो है एक क्वेश्चन का 1.33 मार्क्स है। सो इट मीन्स कि 150 क्वेश्चन बराबर 200 नंबर का आपका पेपर वन जो कि जनरल स्टडीज है ये रहता है। दूसरी, पेपर वन में के बाद पेपर टू, इसमें जनरल स्टडीज के बाद इसमें है सी सेट का, जिसको आप सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। पेपर टू में 100 क्वेश्चंस आते हैं और पर क्वेश्चंस का 2 मार्क्स बराबर 200 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर ये रहता है सी सेट। और इसमें 33% ये क्वालिफाइंग पेपर है, और अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो पेपर फर्स्ट है वो इवेल्युएशन के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि प्रीलिम्स इसमें पेपर वन और पेपर टू दो मुख्य पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस में बैठने का मौका मिलता है। और अगर हम मेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, मेंस के स्ट्रक्चर की बात अगर यहाँ हम करें तो इसमें कन्वेंशनल पेपर्स होते हैं जनरल हिंदी के, जिसको आप सामान्य हिंदी कहते हैं। जनरल हिंदी का 150 मार्क्स का पेपर होता है। एस्से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी 150 मार्क्स है। तो आपने देखा कि ये जो दो पेपर हैं ये 300 मार्क्स का वेटेज अपने आप में रखता है, ठीक है। 300 मार्क्स का वेटेज ये अपने आप में रखता है। अब इसके बाद आती है जनरल स्टडीज के पेपर में। तो जीएस के 5 पेपर होते हैं, ओके। जीएस के इसमें 5 पेपर होते हैं। जीएस वन, एक सेकंड, हाँ ठीक है। जीएस वन आपने देखा, जीएस वन का 200 नंबर का, जीएस टू ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। जीएस थ्री मीन्स कि ऑल द जीएस मार्क्स, जितने भी जीएस के पेपर हैं, मान लीजिए 5 पेपर अगर जीएस के हैं तो उसका पर सब्जेक्ट का पर मार्क्स है 200। इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ये 1000, ये 1000 मार्क्स का वेटेज रखता है आपका जीएस का पेपर। और प्लस आपके जो ऊपर दो कन्वेंशनल पेपर्स हैं, एस्से और सामान्य हिंदी, दैट इज जनरल हिंदी, ये आपका 300 मार्क्स का। सो इक्वल्स टू 1300 मार्क्स ये आपका ये पेपर मेंस का आपका 1300 का वेटेज है, ओके। 1300 मार्क्स का इसमें वेटेज है। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये बात हो गई हमारे मेंस की पेपर की। मेंस में मुख्यतः जीएस पेपर 5 होते हैं, ओके। 5 जीएस के पेपर हो गए और 2, एक एस्से और एक जनरल हिंदी हो गई। ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिसको बात करते हैं। इसमें देखिए, ये पिछले वर्ष में जो चेंज आया है वो यहाँ पे जीएस पेपर 5 और 6 में आया है, ठीक। इसके पहले जीएस पेपर 5 और 6 आपका होता था ऑप्शनल्स में, ठीक है, ऑप्शनल्स का होता था, ओके। बट अभी ऑप्शनल्स की जगह यहाँ पे जो जीएस 5 और 6 है ये अब यूपी स्पेसिफिक, जिसको आप बोलते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, These 2 पेपर्स कंसिस्ट ऑफ, ये 2 पेपर हैं यूपी स्पेशल के। ये काफी दिन से मांग थी इसकी और ये मांग आपकी पिछले वर्ष ही पूरी की गई है, ओके। तो ये 2 पेपर आपके यूपी स्पेशल के हो गए, ठीक है। नाउ आप देखिए, अगर इसके जो थर्ड लेवल है ये है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ये आपका है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आप यहाँ पे देखिए कि the test will relate to the matter of general interest, keeping the matter of academic interest in view and for general awareness.
सी, ये आपका जो जनरल अवेयरनेस है ये आपको हर जगह, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर आपका स्ट्रांग हो, ये बहुत ही जरूरी है। ओके, एक्सप्रेशन पावर कितना है अगर आप में जानकारी है। कई लोगों में ऐसा रहता है कि वो उतना जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, यद्यपि उनकी जानकारी हो सकता है सामने वाले से ज़्यादा हो, बट वो एक्सप्रेस उतना फ्रीली नहीं कर पाते हैं। तो बट अगर आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, हर चरण को पार करते हुए अगर आप वाइवा वॉइस पर्सनैलिटी टेस्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपका एक्सप्रेसिव होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? अगर आप अपनी बात ही नहीं किसी को आप जो है बता पाएंगे तो आपकी नॉलेज का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे आपने देखा 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल अभी आप GS 1300 प्लस 100 मार्क्स ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट, तो ये टोटल आपका 1400 मार्क्स का ये पूरा कवर होता है। ओके, नाउ ये आपने देख लिया प्रीलिम्स पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में जनरल स्टडीज कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 1.33 मार्क्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्क्स। ओके, और उसके बाद उसी में पेपर 2 है, पेपर 2 जिसको आप CSAT बोलते हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं और उसका 200 मार्क्स। पर क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि 33% इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ओके, और अगर आप एक क्राइटेरिया पूरी नहीं करते हैं तो आपका पेपर 1 इवेल्युएट नहीं होगा। दूसरी बात, आप फिर आपने देखा कि आपका मेंस का पेपर होता है। मेंस के पेपर में सबसे पहला कन्वेंशनल टाइप पेपर कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपका हिंदी है, 150 मार्क्स। सी, गलती यहाँ पे ये होती है कि हिंदी, देखिए मैंने आपको ये बोला कि सिलेबस के किसी भी पार्ट को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, सॉरी। ओके, अगर यहाँ पे जनरल हिंदी का मार्क्स आपने देखा कि यहाँ पे 150 मार्क्स की बात हो रही है, इट मीन्स 150 मार्क्स इट कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर एंड इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। कितने ही लोगों का हिंदी में कम मार्क्स होने की वजह से कुछ ही नंबरों से मेंस रुकता है, क्योंकि वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बट हमें और आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे हो गया, ऐसे भी 150 मार्क्स। ओके, तो आपने देखा कि GS के बाद आपको पांच पेपर GS और ये हो गए। ठीक, अब आप बात करते हैं, आपने समझ लिया कि हाँ कितने लेवल का होता है, ये समझ लिया ना। जो आपका सिलेबस है, अगर हम किसी युद्ध में जा रहे हैं तो युद्धरत होने से पहले हमें अपने सारे वेपन्स को अपने आर्सेनल में रख लेना चाहिए, सजा लेना चाहिए, ताकि जैसे ही युद्ध में हम जाएं तो हमें ये न रहे कि हमें तो अपने सामने वाले दुश्मन की तो जानकारी ही नहीं है, सेनापति कौन है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें सिलेबस को, हमारी गलती ये रहती है कि हम कुछ टॉपर्स के या खुद से ही ऐसे अपने कुछ महीनों में, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट, अगर मैं टर्म इस्तेमाल करूँ, शॉर्टकट लेने की बजाय आपको यहाँ पे जिसको प्रोसेस में अगर आप रहेंगे, एग्जाम के प्रोसेस में आप रहेंगे तो आपको भी मजा आएगा और पढ़ने में भी और उतना ज़्यादा आपका आउटपुट भी निकलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है प्रोसेस का कि आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। ओके, सिलेबस आपके, पहली बात तो स्टडी टेबल पर मस्ट है रहना, सिलेबस इज मस्ट। आप ये समझ लीजिए कि यही आपका बाइबल है। आप कितने ही टॉपर्स की बात सुनिए, सबकी बातें आप इनवाइट करिए, दैट इज अनदर थिंग। बट अगर आप जो एग्जाम ले रहा है, जो लोक सेवा आयोग आपकी परीक्षा ले रहा है, उसके जो नोटिफिकेशन में उसका जो ऑफिशियल सिलेबस है, अगर उसको आपने एनालिसिस नहीं किया तो फिर वही है कि शॉर्टकट में अगर किसी का भिड़ गया तुक्का तो भिड़ गया। ओके, तो तुक्का भिड़ाने के बजाय हमें प्रोसेस में रहना है। तो आप ये देखिए यहाँ पे सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन pertaining to the combined state/upper subordinate services examination। सो ये अभी हम बात कर रहे हैं आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम्स की। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स, ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स है। ठीक है, GS1 की बात हो रही है यहाँ पे, जो पेपर 1 मैंने आपको बताया। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये तो मतलब बाइबल कहिए या चाहे इसको आप एक नाम दे दीजिए, करेंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप एक अधिकारी बनने वाले हैं तो आसपास के नॉलेज, आपके आसपास क्या हो रहा है उसका नो हाउ नहीं है। तो जैसे होता है ना कि राजा ही अगर अनभिज्ञ रहेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है
क्या जरूरत है प्रजा की, क्या उसको और काम करने हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप उतने कुशल प्रशासक नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ही जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, दूसरी चीज है इसमें GS1 में ही आपका आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री भी आप कह सकते हैं, और ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हो गया। द थर्ड वन इज इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसको हमको नेग्लेक्ट नहीं करना। वर्ल्ड ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इन ज्योग्राफी पार्ट। द थर्ड वन इज इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें भी सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, हमारा संविधान आता है, पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो हम इस राजनीतिक व्यवस्था में है, ये राजनीतिक व्यवस्था हमारी जो है ये जरूरी है। सी, और अगर हम स्टेट की सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें पंचायती राज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एंड एक्सेट्रा। ओके, द थर्ड वन इज, तो आपने अभी देखा करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंक्लूडिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑल्सो, एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। द फोर्थ वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, ये बहुत ही जरूरी है। ओके, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, ठीक है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। एंड द फिफ्थ वन इज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये तो हमेशा ये बर्निंग टॉपिक रहता ही है, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपको इसमें एक बेसिक जो नो हाउ होता है उसको आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। एंड द लास्ट वन इज जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान हमारा इसमें होना चाहिए। तो आपने देखा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, GS में। नाउ ये आपका पेपर 1 की बात हो गई। तो इसी में से आपको 150 क्वेश्चंस इसी पैटर्न से आएंगे, और इसका ट्रेंड क्या रहा है ये तो आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा कि जनरल साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट से कितने क्वेश्चंस इस एग्जाम में आयोग ने पूछे हुए हैं। देखिए, अब इसी को इन्होंने थोड़ा और देखिए, आपको अगर आप सिलेबस आप देखिए तो इन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है, बस हमें आपको उसको देखने की जरूरत है। सी, अब ये करंट अफेयर्स में हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट देम। ठीक है, बिल्कुल वही मैंने आपको कहा कि अगर आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं और कुशल प्रशासक बनना है तो आपका आस पास अराउंड क्या हो रहा है उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ओके, बहुत ही जरूरी है। नाउ दूसरा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या है। इन हिस्ट्री एम्फेसिस शुड बी ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग social, economic and political aspects of Indian history. Okay, in the international movement, the candidates are expected to have a synoptic view of nature and character of the freedom movement, growth of nationalist and attainment of independence. See, ठीक है, हमारी जो हमें स्वतंत्रता मिली उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, कौन कौन ये कारक बने हैं जिन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दिलाई है, तो इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए और इसके बारे में हमारा यहाँ पे वो प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब दूसरी इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है। इन वर्ल्ड ज्योग्राफी ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विल बी एक्सपेक्टेड। ओके, क्वेश्चंस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेट टू फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो बात आपको बताई गई है। देन इंडियन पॉलिटी, इन इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक एंड कल्चरल क्वेश्चंस विल टेस्ट द नॉलेज ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, including Panchayati Raj and community development, broad features of economic policy in India and Indian culture. See, the last one is very important, the Indian culture. ऐसे ही आप इकोनॉमी सेक्शन पे जाइए। इकोनॉमी सेक्शन में आपका क्या है, the candidates will be tested with respect to problems and relationship between population. See, problems and relationship, ये इस शब्द पर गौर करिएगा, between population, environment and urbanization, इसको बोलते हैं PEU। ये आपका इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। PEU इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. General awareness of the subject is expected from the candidates. सामान्य जानकारी ही हमारी होनी चाहिए इन सारे मुद्दों पर, यही आयोग हमसे एक्सपेक्ट करता है। ठीक है। नाउ जनरल साइंस की बात अगर करें तो, जनरल साइंस की बात अगर हम करें तो क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। विज्ञान की हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एवरीडे ऑब्जर्वेशन? का मतलब ये होता है कि सॉरी, जो आपके साइंस का जो विज्ञान है उसका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे बात करते हैं। दैट इज मीन्स एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ वेल एजुकेटेड पर्सन who has not made a special study of any scientific discipline। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत नहीं है सामान्य साइंस, सामान्य विज्ञान में। जनरल साइंस ही हमें चाहिए, जो आप अपने आसपास देख रहे हैं बस उसी का एप्लीकेशन आपके साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में, वो आपसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो आपसे नहीं चाहते हैं। ओके, तो ये रही बात आपकी GS 1 की, पेपर 1 की। नाउ पेपर 2 दैट इज ऑफ जनरल स्टडीज, इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स, ये भी 2 घंटे का पेपर रहता है। ओके, और 2 घंटे के पेपर का जो इसमें मार्क्स है ये भी 200 है। ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा जाता है? कॉम्प्रहेंशन, जो आप जिसको कहिए कि रीडिंग जो पैसेजेस आते हैं वो कॉम्प्रहेंशन इसमें आपका चेक हो जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, इंटरपर्सनल स्किल हो गया। लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, ओके, रीजनिंग का पार्ट हो गया। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक प्रशासक बनने वाले हैं, तो आपके सामने अगर दो जो है प्रॉब्लम आए तो उसमें आप कोई डिलेमा ना रखना है, सीधे आपका डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के माध्यम से चेक किया जाता है। देन जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड आपका चेक होता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, क्लास 10th लेवल अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये अगर आप डरिए मत, तो इसका नाम ही आग, तो ये आग से आपको लड़ना है मैथ्स में। दैट इज अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एंड द लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नाउ अब ये इन्होंने यहाँ पे साफ साफ ये बता दिया है कि जो आपकी जनरल इंग्लिश है, जो आपकी जनरल इंग्लिश आएगी ऊपर कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में, इधर ये क्लास 10th लेवल का ही रहेगा। ओके, और ये एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें जनरल हिंदी भी क्लास 10th लेवल की आएगी। ओके, तो रही ये बात हिंदी और इंग्लिश की। नाउ सॉरी, अब आप ये देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इन्होंने अप टू क्लास 10th लेवल पे ये सिलेबस को और भी इन्होंने फाइन ट्यून कर दिया है, और भी इन्होंने अपना बता दिया है। ये देखिए अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम्स है, नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है। ठीक है। अलजेब्रा में आप देखिए पॉलिनोमियल्स हैं, LCM एंड HCF है। ओके, रिमाइंडर थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो उसके बाद हम ओके यहाँ पे आते हैं। अब ये तो हो गई आपकी बात मैथ्स के। ज्योमेट्री में भी आपका है, और ये स्टैटिस्टिक्स की पार्ट आ गई। जनरल इंग्लिश में जो आपने कॉम्प्रहेंशन के बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रहेगा यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकेबुलरी यूसेजेस। ठीक है, आइडियम, फ्रेज और फिल इन द बैंक्स, ये आपका इसमें रहने वाला है इंग्लिश में। देखिए सामान्य हिंदी के बारे में इन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय में कौन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, ओके, शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ, ठीक है, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लुकोतियां, ये आपके मेंस का भी पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी
ये किसी भी भाषा के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, वर्तनी हो गया। अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में लाने वाली अशुद्धियां, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ये हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको आप देखिए स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य जो बोलियां हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सीसेट पार्ट में पूछा जाता है। नाउ प्रीलिम्स के बाद अब बात आती है मेंस एग्जामिनेशन की। तो द रूल्स एंड सिलेबस फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज इन मेंस रिटन एग्जामिनेशन। तो अगर हम ये बात करें सीधे इसमें, देखिए जो आपका समान हिंदी की कन्वेंशनल पेपर है, समान हिंदी के कन्वेंशनल पेपर में जो 150 मार्क्स का ये होता है, इसमें आपका देखिए क्या दिया हुआ है, दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, ठीक है, ओके। संक्षेपण, संक्षेपण इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसमें आपका हिंदी में व्याकरण के अलावा भी, व्याकरण के साथ साथ ही जो सामान्य हिंदी की आपके लिखने, पढ़ने और समझने की जो जानकारी है वो भी आपका यहाँ पे टेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। और इस पेपर को हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि इससे कितने ही लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। एसए की बात करी जाए तो यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ एसए में, ठीक है। और हमें कैंडिडेट्स को क्या करना है, एक टॉपिक, हर सेक्शन से एक टॉपिक को सिलेक्ट करके और उस पर 700 वर्ड्स में, 700 शब्दों में हर टॉपिक पर लिखना है। मीन्स कि आपको 3 एसए लिखने हैं ऑफ 700 वर्ड्स, ओके, ठीक है। 3 एसए लिखने हैं 700 शब्दों में। टॉपिक्स ऑफ द एसए क्या होगा, इसमें भी पहले से एकदम क्लियरली डिफाइंड है। 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन में क्या है, सेक्शन 1 में आपका है लिटरेचर एंड कल्चर, ओके, सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर। तो आपने क्या है, लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फीयर एंड पॉलिटिकल स्फीयर। सेक्शन बी में है साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्फीयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सेक्शन सी में है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जिसको आप करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं, और वो है भी नेचुरल कैलामिटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डेल्यूज, ड्रॉट एक्सेट्रा। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द सेक्शन सी इज नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे कि जो आपका सेक्शन बी है वो आपके जीएस का ही जिस्ट है, मतलब आपके जो जनरल स्टडीज का टॉपिक है, या आप ये कही जो आपकी सामान्य जानकारी रहेगी, उसी में आपको यहाँ पे और एसए लिखना है। अब आप में से कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि ये पेपर तो उन्होंने ऊपर वो हमसे आगे, वो तो एग्जाम में वो हमारा टेस्ट कर ही लेंगे, तो यहाँ पे इसी टॉपिक पर, उसी जनरल स्टडीज के टॉपिक पर, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पे, वो हमसे एसए लिखवा करके हमारा क्या चेक करना चाह रहा है, सी, ये हमारा वहां पे क्रिएटिविटी चेक करना चाहते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ के समझ के उसके बाद अपने शब्दों में हम कितना क्रिएटिवली लिख सकते हैं और कितना कंसाइज और प्रिसाइज लिख सकते हैं, ठीक है, कितना कंसाइज और कितना हम प्रिसाइजली लिख सकते हैं, ये हमारा चेक होता है एसए के पेपर से। इसीलिए ये कहा जाता है कि एसए में जीएस के इतर अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि कई बच्चे वो एसए को जीएस के फॉर्म में ही लिख देते हैं। अगर ऐसा वो चाहता तो उसको नया पेपर एसए बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपका नॉलेज जीएस का तो जीएस पेपर में चेक कर ही रहा है। बट यहाँ पे वो आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा आप जो है आपसे चाहता है कि आप कुछ अलग सोचें, कुछ अलग इसमें आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि मार्क्स अगर आपको गेन करना है 150 में, देखिए ऑन एन एवरेज लिखेंगे तो फिर वही मार्क्स मिलता है 70 to 80, लेकिन वो एज लेना है अगर दूसरों से, तो थोड़ा वहां पे अपनी क्रिएटिविटी आपको वहां बतानी पड़ेगी। और ये क्रिएटिविटी आएगी कैसे, ये आपको हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे, ओके। जीएस पेपर की बात करते हैं, जीएस पेपर 1 to 6। तो इसमें जनरल स्टडीज का मैंने आपको बताया 5 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर will cover the salient aspects of art forms, जिसको आप आर्ट एंड कल्चर भी कह सकते हैं, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर,
एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, ठीक है, एंशियंट टू मॉडर्न टाइम का आर्ट एंड कल्चर इसमें कवर होगा। दूसरा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1757 टू 1947, ठीक है, क्या महत्वपूर्ण इसमें इवेंट्स हुए हैं, कौन सी पर्सनैलिटीज रही हैं, एंड द इश्यूज, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ द इंटरनेशनल मूवमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री, ये इसमें इस पे प्रश्न आएंगे आपके। द थर्ड वन इज द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट, ये जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगला आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं कि जीएस पेपर 1 के में ही आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री टिल 1965, ये आपका भी पूछा जाता है, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आपका टॉपिक जीएस 1 में है। देन द फिफ्थ पार्ट इज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century to the middle of the 20th century such as French Revolution, very important, French Revolution of 1789, Industrial Revolution, World Wars, withdrawals of the national boundaries, socialism, Nazism, fascism, etc. their forms and effect on the society, okay। फिर छठा है salient features of Indian society and agriculture, ये भी बहुत ही important है, ठीक है, जो हमारा समाज है इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर समाज के लिए यही काम करने के लिए हम जा रहे हैं, तो हमें उस समाज के बारे में नो हाउ होना जरूरी है। देन द नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ एलपीजी, मीनिंग ऑफ एलपीजी, व्हाट इट इज, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 के बाद ये जो आपका एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उसका इफेक्ट क्या हुआ है हमारी इकोनॉमी पे, हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट हुआ है, पॉलिटी पे क्या इफेक्ट हुआ है, राज्य व्यवस्था पर क्या इफेक्ट हुआ, और हमारी सामाजिक जो है उसमें क्या परिवर्तन आए हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण, ये भी आपका एक टॉपिक है। सोचिए एकदम क्या कहा जाता है कि एकदम उन्होंने फाइनली एकदम बता दिया है कि आपका ये सिलेबस है, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे जीएस के हर पेपर पे जो इन्होंने यहाँ पे ये पूरे फॉर्म्स, बुलेट फॉर्म्स दे रखे हैं, इसके मतलब के साथ, इसके जो पीवाईक्यूज अगर इस पे आए हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आगे आने वाले वीडियोज में आपको यहाँ पे इस चैनल पर, जीएस प्रेप के चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, because this is your one stop solution for the GS, okay। now ninth part है social empowerment, communalism, regionalism and secularism, ठीक है। then distribution of major natural resources of the world which includes क्या क्या इसमें है, water, soils, forest in reference to south and southeast Asia, ये देखिए यहाँ पे रीजन भी बता दिया है। अब आप सोचेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, तो भाई हम क्या पूरे वर्ल्ड का पढ़ें ज्योग्राफी के बारे में, नहीं, इसमें एकदम स्पेसिफिकली बता दिया है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, हमारे इंडिया के अराउंड ही है और विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ये देखिए साफ साफ लिख दिया है विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है, ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सिलेबस ही आपका बाइबल है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल करके आप हमेशा अपने स्टडी टेबल पर रखिए, और कोई भी जीएस पेपर स्टार्ट करने से पहले आप इसके बुलेट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए या एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन का मतलब ये है कि आप इसको एक बार देख लीजिए कि हाँ, ये अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरे सिलेबस में उस मॉडर्न हिस्ट्री के बुलेट पॉइंट्स क्या हैं। अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस और कंट्रीब्यूटर्स की बात होती है, इश्यूज की बात होती है, इवेंट्स की बात होती है, तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री पे किस पे फोकस करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन ये हो गया। फिर है सैलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विच इन, अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी वास्ट टॉपिक है, बट इसमें एकदम क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि फिजिकल ज्योग्राफी में वो आपसे जीएस 1 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं मेंस में। अर्थक्वेक की आपके बारे में जानकारी है, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करेंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स,
वही मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले वीडियोस में एक ही सब टॉपिक को आपको इतना बेहतरीन तरीके से कवर कराया जाएगा कि आपको फिर किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, नाउ द 12th पार्ट इज ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल। ठीक है, ओशनिक रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल, ये हो गया हमारे GS1 की बात। 13th, अभी इसमें आप देखते रहिए, इसमें 13th पे है ह्यूमन माइग्रेशन रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विद फोकस ऑन इंडिया। रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, हमें वर्ल्ड रिफ्यूजीज प्रॉब्लम तो ठीक है, वो तो गौर करनी ही है, बट स्पेशल एम्फेसिस हमारा कहाँ होना चाहिए, भारत के परिदृश्य के पर दृष्टिकोण से हमें ज्यादा इसमें रिफ्यूजी प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। देन द 14th one is frontiers and boundaries with special reference to Indian subcontinent, population and settlements, types and patterns, urbanization। सी ये टॉपिक आपको 2 बार मिल चुका है, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट विलेजेस। ये देखिए, स्मार्ट सिटीज तो हमारा गौर रहता है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आए और स्मार्ट विलेजेस पे और आप पढ़े रहे स्मार्ट सिटीज, तो वहां पे आपको चौंकना नहीं है, क्योंकि स्मार्ट विलेजेस भी आपके टॉपिक पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये रही बात हमारे GS1 की, जिसके 15 टॉपिक्स हैं, जिसके GS1 में हमारे 15 टॉपिक्स हैं। ओके, 15 टॉपिक्स हैं, और ये कवर आपको हम अपने GS प्रेप के चैनल पर टॉपिक वाइज जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसके साथ साथ ये हम आपको कवर कराएंगे, और इस पे कितने PYQs आए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब आपको इसी चैनल पर आने वाले वीडियोस में मिलेगा। ओके, नाउ GS2 की बात करें तो अब हम थोड़ा जल्दी देखेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। GS2 में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जो पॉइंट जहां पे ज्यादा इलेबोरेट कर दिया गया हम उसको और अंडरलाइन करेंगे। रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एवोल्यूशन ऑफ द बेसिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप बेसिक फीचर्स भी कहते हैं। ओके, नाउ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस शब्दों पर गौर करिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, डेवोल्यूशन क्या होता है, अब तो आपको पता होगा पावर्स का डेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, तो आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको एक एक शब्दशः जिसको बोला जाए उसको डिफाइन करके और आपको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारे इस GS प्रेप के चैनल पर। एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल चैलेंजेस देयर इन। ओके, फिर रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ये देखिए पूरा साफ डिफाइन कर दिया है कि रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ओके, नेक्स्ट सेपरेशन of powers, dispute redressal mechanisms and institutions, emergence and use of alternative dispute redressal mechanisms। ठीक है, ADR की भी बात यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, ADR की बात यहाँ पे कर दी गई है, तो ये हमारे टॉपिक में ADR एकदम स्पष्ट रूप से मेंशन है। देन कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ द अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड कंसर्न इश्यूज। ठीक है, ओके, नाउ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इसमें हमारा क्या आता है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, साफ ये लिखा हुआ है, मिनिस्ट्रीज एंड ऑल्सो द डिपार्टमेंट्स, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं हर मंत्रालय के, उसके बारे में। प्रेशर ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी एंड ऑल्सो द PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। ओके, देन सैलिएंट फीचर्स ऑफ द RPA एक्ट है हमारा, 2 RPA एक्ट हैं, उसका एकदम साफ शब्दों में लिख दिया है। RPA एक्ट 1950 एंड RPA एक्ट 1951। देखिए आपके सिलेबस में साफ मेंशन है कि RPA एक्ट जो है, आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ द RPA एक्ट हमें पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनके पावर्स, फंक्शंस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, देन statutory, regulatory and various quasi judicial bodies including नीति आयोग, their features and functions। सी मैंने बोला ना, जैसे आपको जो पर्टिकुलर सिलेबस में पार्ट दिया गया है उसको हम और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। नीति आयोग एकदम स्पष्ट रूप से आपका दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग आपका
स्पष्ट रूप से इसमें मेंशन है आपके सिलेबस ना। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। देखिए आईसीटी का प्रयोग, इसको आप ये अगर आप शुद्ध रूप से समझना चाहे टॉपिक 11 ये बात कर रहा है आपका ई गवर्नेंस की, ये बात कर रहा है आपका ई गवर्नेंस की, ठीक है, ई गवर्नेंस की बात कर रहा है टॉपिक 11 ऑफ द पेपर 2, जीएस पेपर 2। फिर है डेवलपमेंट प्रोसेसेस, द रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेकहोल्डर्स, welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and the states also। केंद्र और राज्य के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। देन issues relating to development and management of social sector services relating to health, education and human resources। HER आपका इंपॉर्टेंट है, HER आप ध्यान रखिए। व्हाट इज HER? हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। देन इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, देयर इंप्लीकेशन ऑन बॉडी पॉलिटिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, आपने ऊपर देखा ई गवर्नेंस की बात हो रही है, यहाँ पे उसका एप्लीकेशंस भी आपको पूछे जाएंगे। मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल्स, डायरेक्ट ऐसे सवाल जाता है कि इलस्ट्रेट द लिमिटेशंस ऑफ द ई गवर्नेंस, ठीक है। तो आपने देखा सिलेबस से ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, सिलेबस के बाहर एक भी प्रश्न नहीं आता है, इसलिए हमें सिलेबस को समझना, उसको एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, ओके। सिटीजन्स, चार्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, ठीक है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमर्जिंग ट्रेंड्स, ठीक है। इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज, तो आप ये पार्ट आप समझिए कि आपका आईआर का पार्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, bilateral regional and global groupings and agreements involving India, this is important, involving India and or affecting India's interest। अगर मान लीजिए किसी ग्रुप में चाहे वो बायलैटरल रीजनल या ग्लोबल ग्रुपिंग है सॉरी, उसमें भारत है नहीं, फिर भी अगर वो इंडिया का इंटरेस्ट उस पर अफेक्ट करता है, ऐसे भी हमको इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर वॉच आउट करना है कि इसमें सिलेबस में हमारा उसका दिया हुआ है और ये हमारे प्रश्न इस पे बन सकते हैं। Then 20 part is effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest। ये ध्यान से देखिए, आपका साफ साफ यहाँ मेंशन है इंडियन डायस्पोरा की बात हो रही है, ओके। देन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस साफ साफ दिया हुआ है। एजेंसीज, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट, यूएन है, कोई यूनेस्को है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, कैसे बना है यूएन, उसका मैंडेट क्या है, एंड फंक्शनिंग ऑल्सो, ये साफ साफ आपके मेंशन है और हम इस टॉपिक को लेकर के आराम से आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे। द लास्ट वन इज GS2 में आपका करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स ऑफ रीजनल, सी हियर व्हाट इट इज रिटन, करंट अफेयर्स ऑफ इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंटरनेशनल तो आप सब ध्यान देते हैं, बट करंट अफेयर्स के मामले में रीजनल ये हमसे भूल हो जाती है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आपका ये स्पष्ट मेंशन है GS2 में करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये आपने देखा कि GS1 में 15 टॉपिक्स हैं, GS1 में 15 टॉपिक्स हैं, प्लस आपका GS2 में 22 टॉपिक्स हैं, तो आप देखें 37 टॉपिक्स अभी तक हमने सिलेबस का कवर कर लिया है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं GS3 पे, GS3 पर हम बढ़ते हैं। GS3 is economic planning in India, objectives and achievements, role of नीति आयोग। ये देखिए नीति आयोग फिर से सिलेबस में आपके दूसरी बार आ गए, अभी आपने GS2 में भी इसका देखा, तो आप अगर यहाँ पे गौर करिए तो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो हम आगे आने वाले वीडियोस में उन ओवरलैपिंग टॉपिक्स को और अच्छे से कवर करेंगे और उसको हम
उसकी और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो आपने यहाँ पे देखा रोल ऑफ नीति आयोग, परसू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये भी आपका GS2 में भी है, GS2 का भी टॉपिक है ये। इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट बजट को समझना हमारा बहुत ही जरूरी है। देन मेजर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, ये देखिए साफ साफ मेंशन है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन कितने प्रकार का होता है, वो कितने उसका सिस्टम है, कितने प्रकार का होता है, ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस में स्पष्ट रूप से। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ द फार्मर्स, ये देखिए ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, issues related to direct and indirect farm subsidies, minimum support prices, public distribution system, PDS, उस PDS का देखिए साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, PDS उसका ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस इन इरिगेशन, ओके सॉरी इन एग्रीकल्चर। देन द नेक्स्ट पार्ट इज फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस, लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये दैट इज इंपॉर्टेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और आया भी हुआ है। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये एकदम साफ साफ मेंशन है आपके GS3 में, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ओके। Effects of liberalization and globalization on the economy, changes in industrial policy and their effects in industrial growth। तो अगर आपने मैं आपको इस चैनल पर GS Prep के चैनल पर जब PYQ एनालिसिस में आप आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ये टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, इसमें बस डिस्क्राइब आगे लिख दिया गया और यही एक ये जो सब टॉपिक है GS3 का, ये एक प्रश्न बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में ही कैसे प्रश्न बना दिए जाते हैं सब टॉपिक पर, इसलिए आपका सब टॉपिक्स और उसको सिलेबस को समझना कितना आवश्यक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ, एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड इन नेशनल सिक्योरिटी, साइंस का प्रयोग नेशनल सिक्योरिटी में, इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी क्या है, ये भी स्पष्ट रूप से मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज, ड्यूअल एंड क्रिटिकल यूज टेक्नोलॉजीज, ओके। देन अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी and space technology, computers, energy resources, नैनो टेक्नोलॉजी। देखिए साफ साफ आपके जो ये दिया गया है आपके सब टॉपिक्स में का पार्ट, इसी में से यहीं से ही आपका प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंड देन इश्यूज रिलेटिंग टू IPR दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड डिजिटल राइट्स, ये भी आपका साफ साफ GS3 में मेंशन है, ओके। Next is environmental security and ecosystems, conservation of wildlife, biodiversity, environmental pollution, degradation and environmental impact assessment। EIA is very important, ठीक है, ये हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बट environmental impact assessment is important, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। Then disaster as a non-traditional security and safety challenges, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, ओके, जिसके आप डिजास्टर मैनेजमेंट भी क्या बोल सकते हैं। देन चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इश्यूज ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग। देन बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी,
मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देखिए एकदम साफ साफ आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में अगर आप देखें तो क्या है, टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे सवाल आ चुका है। नाउ रोल, काइंड एंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, ये भी ध्यान दीजिएगा, मैंडेट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, देन द लास्ट टॉपिक इज, लास्ट सब टॉपिक इज इश्यूज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, ये हमारे 18th टॉपिक है GS3 का। नाउ ओके, GS3 का ये 18th टॉपिक हो गया। तो अभी तक हमने देखा, तीनों मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 37 + 18 हमारे पास 55 टॉपिक्स का अभी तक हमने कवर कर लिए। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं GS4 की। GS4 में, जिसको आप एथिक्स पेपर कहते हैं, एथिक्स पेपर में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, essence, determinants and consequences of ethics in human action, dimensions of ethics, ethics in private and public relationship, human value lessons from the lives and teachings of great leaders, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी जी से आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ये आपका GS4 चेक कर लेता है, ठीक है। रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये भी है। दिस इज C, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज इन यू, ये आपका GS4 चेक करता है, ठीक है। एथिक्स का पेपर GS4 चेक करता है। अब इसमें स्पष्ट रूप से कुछ टॉपिक्स दे दिए गए हैं, जैसे एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है आपके सिलेबस में डिफाइंड है। एटीट्यूड, उसमें से आप क्या वो जज करना चाह रहे हैं, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस इन रिलेशन विद द थॉट एंड बिहेवियर, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड परसुएशन, ठीक है। तीसरा है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। ये देखिए, अगर आप एक सिविल सेवा में आप जाने वाले हैं, एक प्रशासक बनने वाले हैं, तो आपके अंदर जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं वो हैं कि नहीं, ये चेक आपका GS4 चेक करता है। इंटीग्रिटी, इंपॉर्टेंट, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग, अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो अपन नॉन पार्टिजनशिप रहना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन ऑफ टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला टॉपिक है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशंस, इट्स यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है, साफ साफ AI का पार्ट इसमें बता दिया गया है। सॉरी, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी के जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं तो उसके उनके बारे में हमें थोड़ी नो होनी चाहिए। GS4 के सिलेबस में ऐसा मेंशन है। देन द 6th वन इज सॉरी, public civil services values and ethics in public administration, status and problems, ethical concerns and dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations and conscience as a source of ethical guidance, accountability, ये देखिए accountability and ethical governance, strengthening of moral values in governance, ethical issues in international relations and funding, ये important है, ethical issues in international relations and funding, एंड ये लास्ट में आपका मेंशन है, देखिए साफ साफ मेंशन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी पार्ट आपका GS4 में है। द नेक्स्ट वन इज प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस, सिविल सेवा का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेवा का मतलब क्या है, लोक सेवा क्या है, या ठीक है। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, साफ साफ मेंशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन, code of ethics, code of conduct, citizens charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds and challenge of corruption, ठीक है, ये आपका GS4 का टॉपिक है। द लास्ट वन इज कि इसी पर ये जो आपके ऊपर थ्योरी पार्ट दिया गया है, इसी का केस स्टडीज
बेसिस जो है आपका, ये भी आपका GS4 में आपका पूछा जाएगा प्रश्न के तौर पर। नाउ GS5 पे आ जाते हैं। ये जो चेंजेस हुआ है पिछले साल, उसके पहले आपका GS5 और 6 आपका ऑप्शनल्स होते थे। GS5 अब यूपी स्पेशल हो गया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसमें देखिए GS5 में क्या पूछेगा, क्या आपसे चाह रहा है आयो सॉरी, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन और कल्चर, ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। देन आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, ये देखिए आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। देन contributions of UP in pre and post 1857 freedom struggles of India, साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, ओके। Eminent freedom fighters and personalities of UP, okay. Rural, urban and tribal issues, social structure, festivals, fairs, music, folk dances, literature and language, dialects, social customs of UP। फिर political systems of UP में क्या है, governance, governor, chief minister, council of ministers, state assembly and state council, and center state relation, that is important, center state relation is important, okay, center state relations is important। now अब बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट एंड इट्स जुरिस्डिक्शन इन यूपी, ओके। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ लोग, ओके। तो आपने यहां पे देखा स्पेशलिस्ट, ये आपने देखा पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट एंड इट्स जुरिस्डिक्शन इन यूपी। उसके बाद है स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड, पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी, ये मेंशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी, ओके। नेक्स्ट वन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एंड पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट रिलेटेड इश्यूज इन यूपी। फिर गुड गवर्नेंस, उसमें क्या है, एरेडिकेशन ऑफ करप्शन, लोकायुक्ता, सिटीजन चार्टर्स, ई गवर्नेंस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एंड रेजिस्टर पॉलिसीज। द नेक्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूपी, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन यूपी, ये आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, ये भी हमारा मेंशन है सिलेबस में। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ सिविल डिफेंस इन यूपी, मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज इन यूपी, स्टेट एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूपी, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये हो सकता है एकदम सीधे आगे एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करके आगे लग जाए, और ये आपका प्रश्न सीधे मिल सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एकदम साफ साफ मेंशन है आपके सिलेबस में। द नेक्स्ट वन इज करंट अफेयर्स ऑफ यूपी, ओके। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन एंड अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स इन यूपी। अगर कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स के बारे में यहाँ पे देखिए बात कर दी गई है, जल शक्ति मिशन एंड अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स इन यूपी, ठीक है। उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किस प्रकार हुआ है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब आपको सिलेबस में का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज एनजीओज इन यूपी, उनके इश्यूज, उसका कॉन्ट्रीब्यूशंस और उसका इम्पैक्ट। देन टूरिज्म इन यूपी, द इश्यूज एंड द प्रोस्पेक्ट्स। The 21 parties emphasis on innovation in various fields in UP, issues and its impact on employment and social economic development of the society। ये आपका GS5 का पार्ट है। GS6 में क्या है, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी, यूपी के गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रोजेक्ट्स, प्लान डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन यूपी, उसका इश्यूज और उसका इम्पैक्ट, पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसीज, टैक्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ओडीओपी की बात यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट रूप से मेंशन है, वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ यूपी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेंससेस ऑफ यूपी, ओके। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन यूपी, यूपी की जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी आई है उसका
भी यहाँ पे मेंशन है, तो ये भी एक अपने आप में ही प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री इन यूपी, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर सॉल्यूशंस इन यूपी, डेवलपमेंट इंडिसेस ऑफ यूपी इन वेरियस फील्ड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Geography of UP, geographical location, relief structure, climate, irrigation, minerals and drainage system and vegetation, national parks and wildlife sanctuaries in UP, transport network in UP, okay, power resources, infrastructure and industry development of UP, pollution environmental issues in UP, pollution control board and its functions, that ये आपका important है, यही सब हमको इसमें जो है मिस नहीं करना है, जो जिसको हम बोलते हैं टेलेंडर्स टॉपिक्स जो हो जाते हैं, पिछले जो टॉपिक्स हैं इनको हमें जो छोड़ना नहीं, दैट इज ये हमारे यहाँ पे है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इट्स फंक्शंस। ये सीधे ही आपका एक प्रश्न बन सकता है, इसलिए इन सब चीजों पर गौर करना है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी, सॉयल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स। देन क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग इश्यूज इन यूपी, ओके, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एडजस्टमेंट, फ्लोरा एंड फौना with reference to UP, science and technology, its issues, advancements and efforts in UP, aquaculture, viticulture, देखिए यहाँ पे साफ साफ ये जो aquaculture, viticulture, sericulture, floriculture, horticulture, arboric culture, ये देखिए arboric culture in UP and its impact on the development of UP, evolvement of public private partnership for the development of UP, ये भी आपका इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है, ठीक है। तो आपने देखा कि 23 टॉपिक्स आपके GS6 और GS5 के 21 टॉपिक्स में अपने यूपी के जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, स्पेशल यूपी स्पेशल का जो टॉपिक है वो यहाँ पे मेंशन है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में सिलेबस में जो आपकी बात की गई है उसके सब टॉपिक्स को लेकर के हम आपको उसके एनालिसिस कराएंगे, और साथ ही साथ हर टॉपिक का GS के हर टॉपिक का PYQs इसके क्या हैं, आयोग ने अभी तक क्या प्रश्न पूछे हैं, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ अपनी रणनीति GS के सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए तब आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।